कमजोर लड़के के ऊपर है जो कि समय के साथ ताकतवर बनता है। ये अपने हाथों के ही अंदर वेपन्स को क्रिएट भी करने की ताकत रखता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये एनिमे आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो इसे लास्ट एंड तक जरूर देखना। मैग्मल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कि मरे हुए को भी जिंदा करने की जड़ी बूटी है। हर एक सेना आगे बढ़ती है उसे पाने के लिए, पर उसे कोई ढूंढ नहीं पाता है। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अलग अलग तरह के शैतान भी रहते हैं जो कि इंसानों को कुछ चंद सेकंड में खत्म कर सकती हैं। इसी प्रकार हमें इस कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ नौजवानों को दिखाया जाता है। उन्हें लग रहा होता है कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर उन्हें जरूर कोई खजाना मिलेगा और वो अमीर बन जाएंगे रातों रात, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। उनका सामना एक शैतान से हो जाता है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो इस शैतान को खत्म कर सकते हैं क्योंकि वो हंटर्स हैं। वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का इस कॉन्टिनेंट के अंदर किसी को ढूंढने के लिए आया था। उसे सामने लाशें दिखती हैं जो कि उन्हीं लोगों की थी जो कि इस कॉन्टिनेंट पे खोज करने आए थे खजाने की। वो उन्हें देख के समझ जाता है कि नहीं रेस्क्यू करना है। वो लोग यानी कि जिंदा नहीं बच पाए थे उस दानव से। वो आगे बढ़ता है और उनकी लाशों को देखने लग जाता है। उस लड़के का नाम इन्यू होता है। इन्यू जो है वो एक एंगलर है जो कि रेस्क्यू करने का काम करता है। सिटी के अंदर हमें क्रिस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। क्रिस काफी ज्यादा थका हुआ था। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। अब हमें इन्यू को वापस से दिखाते हैं जो कि सोने जा रहा होता है। पर उसी दौरान एक लड़की आ जाती है और उसकी नींद हराम करते हुए कहती है कि बाहर काफी ज्यादा धूप निकली है, हमें घूमने जाना चाहिए। जिस पे इन्यू कहता है कि ये बात तुम्हें पता नहीं है कि आज के ही दिन सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। ये कहते हुए वो बातों को पलटने लग जाता है। लड़की भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्रिस एक जगह के बाहर आता है। वो जगह उसे पता थी कि यहीं से वो अपने भाई को बचा सकता है। उस जगह की वो डोर बेल को बजा देता है। वही लड़की बाहर आती है जो कि इन्यू की फ्रेंड थी। क्रिस को देख के वो हैरान होती है, पर क्रिस दूसरी तरफ खांसते हुए गिर जाता है उसी जगह पे। वो बेहोश हो चुका था। उसे वो अंदर लेके जाती है। क्रिस जब अपनी आंखें खोलता है इन्यू उसके सामने था। इन्यू पूछता है कि तुम किस लिए आए हो। वो बताता है कि वो अपने भाई को बचाना चाहता है जो कि कॉन्टिनेंट में फंस चुका है। वो उसकी मदद चाहता है मैग्मल के अंदर जाने के लिए, पर इन्यू साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जितने पैसे दे रहा था वो काफी ज्यादा कम थे। पर वहीं क्रिस बताता है कि जब वो मर जाएगा तब वो इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उसे काफी सारे पैसे दिलवा देगा, तो वो पैसे की चिंता ना करे, बस उसके भाई को बचा ले। उसी दौरान हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि तरसती हुई निगाहों से देख रही होती है क्रिस को। इसलिए इन्यू जो होता है उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए मान जाता है। क्रिस भी काफी ज्यादा खुश था। वो अपने भाई की तस्वीर देखता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे ठीक करने के लिए उस कॉन्टिनेंट के ऊपर गए थे, ये सोचते हुए कि उन्हें वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फ्लावर मिल जाएगा जिससे कि वो अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। उसके बड़े भाई ने वादा किया था कि वो उसे अगली बार अपने साथ कॉन्टिनेंट लेके जाएगा, पर जैसे ही वो आता है अपने कॉन्टिनेंट की एक्सपीडिशन से, वो रो रहा था। उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। क्रिस पूरे तरीके से टूट चुका था। अब उसका जो बड़ा भाई था वो एक्सरसाइज करने लग चुका था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द वापस से कॉन्टिनेंट पे जाए और उसके भाई को इसी प्रकार एडवेंचरर का एक लाइसेंस मिल जाता है। उस लाइसेंस की मदद से वो अपने ही जैसे कुछ लोगों को ढूंढता है और उनके साथ में वो मैग्मल कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाता है। वहीं क्रिस का जो बड़ा भाई है वो क्रिस से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा था, पर क्रिस को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। पर जब से उसका भाई नहीं आया है उस एक्सपीडिशन से, तब से ही उसे उसकी चिंता खाए जा रही है। इन्यू जो होता है कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालूंगा। पर वो काफी दिनों से वहाँ पे है तो हमें पता नहीं है कि वो मरा है या जिंदा है। फिर भी वो निकल जाता है उसके भाई को ढूंढने के लिए। वो एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है और मैग्मल कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाता है। वहीं पे क्रिस यही सोच रहा था कि बस उसका भाई सुरक्षित रहे। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठती है और वहाँ से इन्यू की मदद करने की बात करती है। अब वो मैग्मल कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच चुके थे। हेलीकॉप्टर से जाना मना था और भी ज्यादा अंदर, तो एक हॉर्स की मदद लेते हैं। उसकी मदद से वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। क्रिस का भाई एक एडवेंचरर था जो कि इन्यू से काफी ज्यादा अलग था। इन्यू एक एंगलर है जिसका की काम है लोगों को रेस्क्यू करना और मैग्मल कॉन्टिनेंट के अंदर से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। एंगलर का वर्क काफी ज्यादा अच्छा होता है। इन्यू उसे ये सब बता रहा होता है। अब वहीं दूसरी तरफ वो क्रिस के साथ में अपनी जर्नी शुरू कर देता है। वो मैग्मल कॉन्टिनेंट के
के काफी ज्यादा अंदर पहुंचते जा रहे थे। जिस जगह से उन्होंने घोड़े को पीछे छोड़ दिया था, यहाँ से खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इन्यू जो होता है उसे अपने साथ में रहने के लिए कहता है और साथ में ही लड़की को आसपास की जगहों पे नजर बनाने के लिए कहता है कि खतरा उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसी दौरान वो क्रिस से पूछता है कि उसका जो भाई है यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए आया था, जिसपे वो बताता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, इसलिए उनके पेरेंट्स को उसके भाई को लगा था कि अगर वो टीयर ऑफ पोना को ढूंढ लेंगे तो शायद से उसकी जो तबीयत है वो काफी ज्यादा ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी मदद से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर इन्यू बताता है कि वो लोगों के मरने पे ही खिलता है। ये बात सुन के क्रिस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो लोग इस पे और बात नहीं करते हैं। क्रिस अब थक चुका था क्योंकि वो काफी ज्यादा चल चुका था। वो ये बात इन्यू को बताता है और थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, पर इन्यू उसकी बात नहीं सुनता है और वो खुद से बात करते हुए उस लड़की से कहता है कि हमें इस लड़के की मदद करनी होगी, वरना हमारा ये जो एडवेंचर है ये यहीं पे रुक जाएगा। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, जिसका कि नाम जीरो होता है। वो उसे एक फ्रूट दे देती है। उस फ्रूट की मदद से वो जो क्रिस है उसकी एजिलिटी और मोबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसका स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि वो और देर चल सकता है। धीरे धीरे करके वो उस कॉन्टिनेंट के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर एक इंसेक्ट बैठा था। क्रिस कहता है कि हमें उसे बचाना चाहिए, वो इधर उधर घूम रहा है। इन्यू कहता है ये सिर्फ एक ट्रैप है, तुम इसके अंदर मत फंस जाना। वो एक स्टोन को उठा के उसकी तरफ फेंकता है। अंदर से काफी सारे इंसेक्ट निकलते हैं और स्टोन के आसपास घूमने लग जाते हैं। वो यही चाल चलते हैं। वो एक इंसान को पकड़ लेते हैं और उसे अपने जाल में फंसाते हुए और भी लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें वो खा जाते हैं। इस प्रकार के इंसेक्ट से उन्हें सावधान रहना चाहिए। उसी दौरान इन्यू जो होता है एक लाइट की मदद से उस इंसेक्ट को खत्म कर देता है। वो इंसान जो कि उनके ट्रैप में फंस गया था वो हंसते हुए मर जाता है। इस प्रकार इन्यू ने एक और अच्छा काम कर दिया था। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। क्रिस के भाई की लोकेशन जीपीएस से उसकी लोकेशन पता चल चुकी थी। वो अब उसे ढूंढने लग जाते हैं। आसपास की जगह पे वो उसे मिल तो जाता है, पर सामने काफी ज्यादा बर्ड्स थे। इसी वजह से वो वहाँ पे क्रिस को एक जगह पे छिपने के लिए कहता है और खुद उन बर्ड्स का मुकाबला करने जाता है। उसे वो हिलने से इनकार कर देता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे इन्यू उन बर्ड्स को मारने के लिए निकल जाता है। वो उसी ही लाइट का इस्तेमाल करता है और काफी सारी चीजों को थिन एयर के अंदर से बनाते हुए उन बर्ड्स को खत्म करने लग जाता है। पर उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे क्रिस को उसका बड़ा भाई मिल जाता है जो कि फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहा था। क्रिस का बड़ा भाई उसे देख के हैरान होता है और वो उसे कहता है कि तुम आखिरकार इस डरावनी जगह पे क्यों आए थे, यहाँ पे कितने ज्यादा खतरनाक शैतान है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है। उसी दौरान इन्यू ने काफी सारे बर्ड्स को खत्म कर दिया होता है। क्रिस अपने बड़े भाई को यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर क्रिस का बड़ा भाई कहता है कि तुम टीयर ऑफ पोना को नहीं देखना चाहते हो, तुम अपनी दाईं ओर देखो, वहाँ पे बहुत सारी हड्डियों के ऊपर वो फूल खिल रहा होता है। वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। वो वहाँ पे इंसानों की और जानवरों की हड्डियाँ देख के काफी ज्यादा डर चुका था। उसका बड़ा भाई उसके पीछे आते हुए कहता है कि ये बात सच है कि इंसानों की ये लाशों के ऊपर खिलता है। ये बात कहने के बाद में वो एक वहाँ से शार्प बून को उठाता और अपने भाई को मार देता है। वो कहता है कि इंसान की मुझे हड्डियों की जरूरत थी और तुम यहाँ पे आ गए हो मेरे छोटे भाई। मैं यहाँ पे इसीलिए ही लोगों को लाता था जिससे कि मैं इस फूल को उगा सकूं और इसकी मदद से ताकतवर बन सकूं। और उसे वो तोड़ लेता है, पर तभी वहाँ पे इन्यू आ जाता है। इन्यू ये देख के हैरान था कि क्रिस की बॉडी जो है वहाँ पे धीरे धीरे करके लाइफलेस होने लग जाती है। क्रिस का बड़ा भाई कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इन्यू कहता है क्या तुमने अपने माँ बाप को भी ऐसे ही मारा था, जिसमें वो कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे भाई की तो वैसे भी जान जाने वाली है और इस पौधे का इस्तेमाल करके क्यों ना मैं ही ताकतवर बन जाऊं। वैसे भी अब हम उसकी जान नहीं बचा सकते हैं इस पौधे की भी मदद से। ये बात सच थी, इन्यू भी ये जानता था, पर उसे ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपने बड़े भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। उसका ये भाई बात सुनते ही कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है, वो वैसे भी मरने वाला था, मरते मरते आखिरकार उसने कुछ अच्छा काम तो किया मेरे लिए। ये बात सुनते ही इन्यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। क्रिस का छोटा भाई कहता है कि मेरे बड़े भाई को मत मारना, ज़रूर वो भी पहले ही की तरह एक और व्यक्ति की तरह उस इंसेक्ट के काबू में होगा, इसलिए वो इतना बुरा काम कर रहा
है वो बुरा नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। ये कहते हुए वो अपने माँ बाप से मिलते हुए वहाँ से गुजर जाता है। ये देख के इन्यू काफी ज्यादा हैरान था कि मरते हुए भी ये अपने भाई को दोष नहीं दे रहा है। उसका बड़ा भाई तो अभी भी यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ, पर इन्यू तभी उसके मुंह पे एक मुक्का मारकर वो दूर जाके गिरता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि उसका भाई अपनी जान उसके लिए त्यागने के लिए भी तैयार था। वो उसे यहाँ पे सिर्फ बचाने के लिए आया था, और जब वो यहाँ पे आया तब उसे अपने भाई से ये चीज मिली। वहीं दूसरी तरफ उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो उस फ्रूट को खा लेता है और वो अब इन्यू से फाइट करने लग जाता है। उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, पर इन्यू अपनी जगह पे से खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है। वो आगे चलते चलते जाता है और क्रिस के बड़े भाई को एक मुक्के की मारता है। वो मुक्का इतना ज्यादा जोर का था कि वो 10 फीट दूर जाके गिरता है। जब तक कि क्रिस के भाई को समझ में आता है कि जिससे वो लड़ रहा है वो एक एंगलर है। जब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इन्यू काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को मारा है। इन्यू के एक ही अटैक से उस जगह पे वो मारा जाता है। इन्यू वहां से जाते जाते क्रिस की ग्रेव भी वहां पे बना के जाता है, और वो जब जीरो के पास में बैठता है तो कहता है, जीरो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं तुम्हारे पास में होता हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एक लेबोरेटरी को दिखाया जाता है। उस लेबोरेटरी के अंदर काफी सारे साइंटिस्ट बात करने लग जाते हैं। अगर हमारा ये प्रयोग सक्सेसफुल होता है तब हम इंसानियत को ही बदल के रख देंगे। हमारा ये प्रयोग सक्सेसफुल होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर तभी जब वो साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं, उन्हें एक वार्निंग मिलती है कि यहाँ पे काफी सारे हॉर्न बियर आ चुके होते हैं। उनकी लेबोरेटरी के बाहर हमें हॉर्न बियर्स को दिखाया जाता है जो कि उन्हें घेर लेते हैं। इसी के साथ में हमारा सीन यहाँ से कट होता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होके जाता है इन्यू के ऊपर। इन्यू एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर भाग रहा था। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर एक परछाई सफेद कलर की उसके सामने आती है। वो अपना हाथ आगे करती है और इन्यू की मदद करने का वादा करती है। इन्यू भी उसकी तरफ देख के अट्रैक्ट होने लग जाता है। उसी दौरान उसकी आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि वो जो इतनी देर से देख रहा था जो भी चीज, वो सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। उसकी आंखों के सामने जीरो बैठी हुई होती है जो कि उसे कहती है कि आज चलो हम बाहर चलते हैं, घूमने का वक्त हो चुका है। उसी दौरान हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक ब्लॉन्ड ही गर्ल जो होती है वो इन्यू की शॉप को ढूंढ रही होती है। इन्यू की शॉप उसे मिल जाती है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि अगर कभी भी वो मुसीबत में फंस जाए तो वो इस एड्रेस पे जाके मदद मांग सकती है। अब वही चीज हो रही है, इसलिए वो अब डोरबेल बजा देती है। सामने जीरो आके उसे पिक करती है। लड़की उसे पसंद नहीं आती, पर वो लड़की बताती है कि यहाँ पे वो मदद मांगने आई है, इसलिए वो उसे अंदर लेके आती है, उसका पीछा करने को कहती है। अब वो लड़की अंदर आ चुकी थी, उसके सामने इन्यू बैठा था। वो उससे मदद मांगती है कि उसके फादर फंस चुके हैं और उन्हें मैग्मल कॉन्टिनेंट से बाहर निकालना है। वो पोलर स्टार नाम की एक लेबोरेटरी के लिए वर्क करते हैं। ये नाम सुनते ही इन्यू कहता है कि वो जो रिसर्च फैकल्टी है उनके पास खुद की एक रेस्क्यू टीम है, क्यों ना वही लोग वहाँ पे जाए, इसमें मेरी जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर वो लड़की बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे फादर ने कहा था कि अगर वो कभी भी मुसीबत में फंसते हैं तो यहाँ पे आके मदद मांग सकती है और इन्हीं ही लोगों के ऊपर वो भरोसा कर सकती है। ये कहने के बाद में वो उसे उसके फादर को बचाने के लिए प्लीज करने लग जाती है। इन्यू नहीं जाना चाहता था, जिसके ऊपर वो उस लड़की उसे बताती है कि उसे लगा था कि ये स्विंग की जगह है। उसके फादर ने कहा था कि ये व्यक्ति उसकी जरूर मदद करेगा, जिसके ऊपर अब इन्यू को वो दृश्य याद आने लग जाता है। उसके मास्टर के साथ में वही परछाई जो कि सफेद कलर की होती है, वो इन्यू की तरफ हाथ बढ़ाने लग जाती है। तो वो उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम जिसको ढूंढ रही हो वो तो नहीं है, पर वो तब भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है। ये लड़की बात सुन के हैरान थी कि ये स्विंग नहीं है तो ये मदद कैसे कर सकता है, जिसके ऊपर इन्यू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो। अब वो लोग निकल जाते हैं। ब्लॉन्ड गर्ल जो होती है वो ओवन नाम के एक बंदे से इन्यू को मिलाती है और खुद का नाम एमलिया बताती है। ओवन को वो बताती है कि इन्यू उसका छोटा भाई है। ओवन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें अपना पीछा करने के लिए कहता है। अब वो एक बड़े से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इन्यू हैरान था कि वो उसे अपना भाई क्यों बता रही है, जिसपे एमलिया बताती है कि वो ये थोड़ी बता सकती है कि वो एक एंगलर को अपने साथ लेके आई है। इसलिए इन्यू भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनके साथ निकल जाता है। जीरो पीछे से ही उनकी मदद करने का फैसला करती है।
और वो वहाँ पे अपने ड्रोन का इस्तेमाल करती है और उनसे पहले उस कॉन्टिनेंट पे जाके आगे की जगह को स्काउट करने लग जाती है। वो लोग निकल चुके थे लेबोरेटरी के लिए, जहाँ पे कि अभी भी हॉर्नबियर्स का आतंक फैला हुआ था। वो वहाँ के गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर रहे थे। लेबोरेटरी के सभी लोग डरे हुए थे कि अब क्या होने वाला है, पर थोड़ी सी ही दूर पे उन्हें उनकी रेस्क्यू टीम दिख जाती है। रेस्क्यू टीम के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हॉर्नबियर जो है ये लगभग 30 है और इन सब के अंदर काफी ज्यादा ताकत है। ये यहाँ पे बड़े ही गुस्से में आए हैं और वो लेबोरेटरी को तोड़ने के फिराक में बैठे हुए हैं। ओवन ये सारी बातें रेस्क्यू टीम को बता देता है। ओवन जब अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन कर देता है रेस्क्यू टीम को, उसके ही बाद में इन्यू जो होता है वो बोलने लग जाता है कि मैग्मल कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। यहाँ पे हमेशा लाखों में लोग आते हैं, पर आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और कुछ चंद ही लोग यहाँ से निकल पाते हैं। तो क्या अब हम भी यहाँ से निकल पाएंगे? जिसके ऊपर वही रेस्क्यू टीम के जो लोग होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है, पर हम लोग पहले से ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लेबोरेटरी के लोग जो परेशान हो ही रहे थे, उतना ही रेस्क्यू टीम जो होती है हॉर्नबियर्स को खत्म करने लग जाती है। अब इन्यू जो होता है वो ओवन से कहता है, ओवन मैं यहाँ पे एक चीज समझ पा रहा हूँ, ये जो हॉर्नबियर्स है ये लेबोरेटरी पे अटैक जरूर किसी न किसी वजह से ही कर रहे हैं। जिसके ऊपर ओवन कहता है ऐसी कोई वजह नहीं है, ये यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आए हैं, ये अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि जंगल में इनका ही राज है, इसलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। इन्यू का शक कभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। वो जानता है दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। वो इधर उधर देखने लग जाता है। लेबोरेटरी के आसपास में काफी सारे हॉर्नबियर्स होते हैं, पर वहीं जब जैसे ही गार्ड नीचे उतरते हैं और वो सारे हॉर्नबियर्स को एक एक करके खत्म कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ जीरो बताती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिजार्ड मॉन्स्टर आ रही है। ये लिजार्ड मॉन्स्टर जरूर हॉर्नबियर्स के खून को सूंघते हुए ही आई है और वो इन लोगों को खत्म कर देगी। वो लिजार्ड जो होती है बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करती है और अपनी टेल्स की मदद से उन लोगों की तरफ फेंकने लग जाती है। इस वजह से वहाँ पे आई हुई जो रेस्क्यू टीम थी उनके लिए भी काफी ज्यादा मुसीबत हो चुकी थी। इस लिजार्ड को मारना, मिसाइल भी नीचे उनकी गलती से गिर चुकी थी, अब वो उस लिजार्ड को नहीं खत्म कर सकते थे। ओवन यहाँ से निकलने की सोचता है, पर इन्यू जो होता है वो एमिलिया के साथ नीचे कूद जाता है। ओवन ये सिर्फ खड़ा खड़ा देख सकता था। वहीं दूसरी तरफ इन्यू जो होता है वो एमिलिया को कहता है जल्द से जल्द मिसाइल को ठीक करो, हम लोग इस मुसीबत से जरूर बाहर निकल जाएंगे। वहीं वो बड़े से ही लॉन्चर को वहाँ पे क्रिएट कर देता है अपनी पावर की मदद से, और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे 2 निशाने लगाने वाला हूँ, एक तुम्हारे फादर की लेबोरेटरी, दूसरा वो लिजार्ड। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी होस्टेजेस है वो उन लोगों को छोड़ दे, तभी मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद में वो उसी ही मिसाइल के ऊपर खड़ा होता है। लेबोरेटरी के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो ये सब देख के हैरान थे कि बाहर क्या चल रहा है। लिजार्ड सामने ही खड़ी थी। इन्यू माइक लेके कहता है कि जितने भी होस्टेजेस तुम्हारे पास है उन सभी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट जो था उस कैप को और कैट के उस निशान को देख के समझ जाता है कि ये स्विंग है, और वो उसकी हर एक बात मानने के लिए अपने आप को राजी कर लेता है और कहता है कि बस तुम मुझे बचा लो, होस्टेजेस को हम छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ वो मिसाइल भी रेडी हो चुकी थी और वो लिजार्ड भी आगे बढ़ रही थी। इन्यू उससे बचता है और दूर खड़ा हो जाता है। वो एमिलिया को कहता है कि तुम निशाना लगा देना, पर दूसरी तरफ वो लिजार्ड जो होती है वो आगे झुकने लग जाती है, जिससे कि उस मिसाइल का निशाना चूक जाता है। पर दूसरी तरफ इन्यू जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिजार्ड को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे कि लिजार्ड की वो मिसाइल जाके लगती है और वो लिजार्ड पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। उसके खत्म होने की वजह से, शैतान के खत्म होने से वहाँ पे खून की बारिश होने लग जाती है। लेबोरेटरी के अंदर से हॉर्नबियर के छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकलते हैं। वही इन्यू कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया कि वो हॉर्नबियर जो थे अपने बच्चों को बचाने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, और तुम लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ मदद करने आया था एमिलिया के फादर की, और मेरे यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद में वो उनसे अलविदा ले लेता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकता है जो कि सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं। अब हमारा सीन कट होता है। न्यूज के अंदर ये बात आती है कि एक रेस्क्यू टीम काफी ज्यादा बुरी हालत में मिली है, पर कैजुअलिटीज वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं मारा गया है। एमिलिया जो होती है इन्यू को शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि उसके फादर जो है अब मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी भी तरह की रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब शाम के वक्त इन्यू जो होता है चलते चलते जीरो से कहता है कि अब वो जल्द ही बड़ा हो जाएगा। जीरो भी कहती है कि वो भी उसके साथ बड़ा होना चाहती है। सीन कट होता है
और अब हमें दिखाया जाता है उन दोनों को जो कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के पुडिंग खा रहे होते हैं। इनियो को वो पुडिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए उसे खाने के बारे में सोचने लग जाता है, पर जीरो उसका हाथ रोक देती है कहते हुए कि ये पुडिंग मेरी है, तुम इसको हाथ भी नहीं लगाना। वही हमें ऑप्शन में दिखाया जाता है वो जो बर्ड है वो मैग्मल कॉन्टिनेंट से लाई गई है, जो कि पॉइजन हटाने का काम करती है और काफी ज्यादा रेयर है मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर भी, जो कि सेक्टर 45 से लाई गई है। अब ये जो बर्ड है ये काफी ज्यादा अच्छा काम करती है, तो इसकी बिडिंग भी काफी ज्यादा ऊपर तक जाती है। शुरुआत में इसके जो बिडिंग प्राइस होता है वो छोटा मोटा होता है, जो कि मिलियंस में था। ये प्राइस देख के तो वो हैरान होते हैं, पर जैसे ही जीरो का ध्यान पूरा स्क्रीन के ऊपर जाता है उतनी ही देर में हमारा इनियो जो होता है वो वहाँ पे एक पुडिंग चुरा लेता है। जीरो ये देख लेती है जब तक में उस बर्ड का जो प्राइस है वो बिलियंस तक पहुँच जाता है और एक आदमी उसे ले लेता है। बट जीरो कहती है पुडिंग तुम वापस रख दो। उतनी ही देर में उनके घर पे कोई आ जाता है, वही आदमी होता है जिसने की बर्ड को जीता होता है। वो इस बर्ड के साथ इनके पास में आया था। वो अपना नाम मिस्टर डेसम बताता है। मिस्टर डेसम जो होते हैं वो यहाँ पे इसलिए आए होते हैं कि वो इनसे मदद मांग सके। वो बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों को सेक्टर 45 से बचाना चाहते हैं, जिसमें कि वो मदद चाहते हैं इनियो की, और इस बर्ड की मदद से वो पॉइजन को उनके ऊपर से हटा सकते हैं। इनियो जो होता है वो कहता है सेक्टर 45 के अंदर कोई ज्यादा समय तक नहीं जी सकता है। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके जो दोस्त हैं वो जिंदा होंगे? क्या वो सुरक्षित होंगे? क्या हम उन्हें बचाने सही तो जा रहे हैं? जिसके ऊपर वो आदमी कहता है कि वो दोस्त मेरी लाइफ के जरूरी हिस्से थे, मैं उनको इस प्रकार से नहीं खो सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें जिंदा देखूं, इसलिए मैंने इतने पैसे कमाए हैं, इसलिए मैंने इस बर्ड को खरीदा है उस ऑक्शन से। तो मैं चाहता हूँ कि इनियो तुम मेरा साथ दो और मेरे दोस्तों को बचाने में मेरी मदद करो। वो मेरे दोस्त हैं जिन्हें कि मैं बचपन से जानता था, उनके साथ में मैं मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर खेला करता था। उनके साथ रोजाना के तौर पे दिन बिताना मेरी एक आदत सी बन चुकी थी और उनके साथ में खेलना कूदना यही सब मैं चाहता था। पर जब से एक दिन मैंने उन्हें खोया था और इन लोगों को मैं बचा नहीं पाया था, जब से ही मुझे काफी ज्यादा उनके लिए बुरा लगता है। ये बात सुन के इनियो जो होता है कहता है तो ठीक है, हम उन्हें बचाने तो जा सकते हैं, पर आपको हमें पूरी बात बतानी होगी। जिसके ऊपर वो बूढ़ा आदमी जो होता है यानी कि मिस्टर डेसम बताते हैं कि बहुत समय पहले लगभग 30 साल पहले इस कॉन्टिनेंट से मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर कुछ लोगों को बसाया गया था, जिससे कि ये देख सके कि वो वहाँ पे जी सकते हैं, पर ये नामुमकिन था, इसलिए वो वहाँ से निकल आए थे। पर वहाँ पे पीछे रह गए थे सिर्फ उसके दो दोस्त, जिन्हें कि वो अपने साथ देखना चाहता था। पर अब काफी समय बीत चुका है, उसे पता नहीं है कि वो जिंदा होंगे या नहीं, पर वो उनकी बॉडी जरूर देखना चाहता है, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो। इन्हें जो होता है उनकी ऐसी बात सुन के उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी उसे कितना ही बड़ा अमाउंट देने के लिए मान जाता है, जितना भी वो चाहे, बस वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने की बात करता है। इन्हें जो होता है उस बूढ़े आदमी की बातें उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और उसका डिटर्मिनेशन देख के वो और भी ज्यादा हैरान होता है। इसलिए वो जीरो से बात करता है कि बूढ़े को अच्छी सी ड्रेस पहनाओ, मैं इसे लेके निकलने वाला हूँ। इस पे जीरो मान जाती है। कुछ समय बाद हमें मैग्मल कॉन्टिनेंट उन दोनों को दिखाया जाता है। मिस्टर डेसम कहते हैं कि ये जगह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, मुझे ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती है इस कॉन्टिनेंट पे रहना। वहीं पे जो होता है कहता है यहाँ पे डेंजर चीजें भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी हम सेक्टर 45 में है, तो आपको मेरे साथ ही रहना होगा। वो आगे चलने के लिए कहता है। यहाँ पे काफी ज्यादा शांति होती है, इसलिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। जीरो बताती है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, उन्हें जल्द से जल्द आगे निकलना पड़ेगा। इन्हें जो होता है इस बात के लिए मान जाता है। वो बूढ़े आदमी यानी कि डेसम को लेता और आगे चलने लग जाता है। आगे काफी ज्यादा अच्छी सीनरी होती है, पर वहाँ पे काफी ज्यादा शांति भी थी, जो कि सेक्टर 45 के लिए नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए वो डेसम को पीछे रुकने को कहता है और आगे जाता है कुछ फ्लावर्स को तोड़ने के लिए। पर जैसे उन फ्लावर्स के पास में पहुँचता है, वहाँ पे काफी सारी रूट्स उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिनको वो अपनी लाइट की मदद से हरा देता है। काफी सारी गन्स को क्रिएट करते हुए उसके ऊपर फायर करता है। वो रूट्स तो खत्म हो जाती है, पर वहाँ से एक मोथ बड़ी सी बाहर निकल के आती है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। वहीं पे इन्हें जो होता है बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचता है, पर वो मौत जो होती है उसे अपने जाल में फंसाने लग जाती है। वापस से इन्हें अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, मौत को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। अब वहीं पे पड़े हुए काफी सारे जो फ्लावर्स होते हैं पॉइजनस, इन्हें उन्हें उठा लेता है और उस पिजन को खिला देता है। उस पिजन को वो फ्लावर काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हें कहता है यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि मैग्मल के कॉन्टिनेंट को पसंद आती है, तो काफी सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो अब उस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा आ चुके थे, यानी कि सेक्टर 45 के अंदर। सेक्टर 45 के अंदर कुछ पेड़ों पे निशान बने हुए थे, जो कि अभी भी डेसम को याद होते हैं।
डेसम अपने बचपन के अंदर अपने दोस्तों के साथ ये निशान बनाया करता था जिससे कि वो घर वापस लौट सके। वो एक केव के पास में आ चुके थे। उस केव को देख के इनियो जो होता है वो जीरो को बताता है केव के अंदर जाओ और बाकी की जगहों का पता लगाओ, कहीं आसपास में कोई डेंजर तो नहीं है। जीरो निकल जाती है। डेसम को याद आता है कि कैसे बचपन के अंदर वो अपने पेट का इस्तेमाल करते थे। एक बर्तन के अंदर अपने पेट को डाल के एक दूसरे से फाइट किया करते थे। उनमें से कौन सा पेट उनका ज्यादा ताकतवर है ये चीज देखने के लिए सेक्टर 45 के अंदर एक दिन ऐसा पॉइजन फैला कि उसके जो दोस्त है उस पॉइजन की चपेट में आ गए और मारे गए। अभी तक उसे उस चीज का बुरा लगता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को नहीं बता पाया, ना ही उनके पेरेंट्स को, वरना क्या पता वो उन लोगों को अभी भी बचा सकता था। वहीं दूसरी तरफ इनियो जो होता है अब वहाँ से उन्हें चलने के लिए कहता है। मॉन्स्टर्स वहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। उस मॉन्स्टर को देख के एक पल के लिए डेसम को ऐसा एहसास होता है कि वही उसके दोस्त है और ये चीज उसे फ्लैशबैक में ले जाती है। एकदम से वो मॉन्स्टर्स पे अटैक करता है। इनियो उसे बचा तो लेता है। वहीं दूसरी तरफ डेसम कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा दोस्त डेसम, तुम जाग जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। पर मिस्टर डेसम को ये बात नहीं पता थी पॉइजन की वजह से वो मॉन्स्टर बन चुके हैं। उनको आजाद कराना काफी ज्यादा मुश्किल है, उन्हें ह्यूमन फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। ये मॉन्स्टर उसी के ही दोस्त है। उसे जब ये बात पता चलती है वो काफी ज्यादा टूट जाता है, पर अभी भी उसे विश्वास था कि वो अपने दोस्तों को बचा सकता है। इनियो कहता है हमें इन्हें खत्म करना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन्हें बचाना मुश्किल है। जिसके ऊपर डेसम कहते हैं उस पिजन का मैं इस्तेमाल करूंगा जैसे कि मैंने उस ऑक्शन में जीता था, मैं इनके पॉइजन को हटा दूंगा। वो उस पिजन को लेने तो जाता है और वहीं उसके दोस्त अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। इनियो बताता है कि इस पिजन की वजह से तुम उन्हें बचा तो लोगे, पर अभी मॉन्स्टर बन चुके हैं। इनका शरीर जब ह्यूमन फॉर्म में आएगा तब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। मिस्टर डेसम काफी ज्यादा बुरा फील करने लग जाते हैं अपने दोस्तों के लिए। उनके बीच में जाते और कहते हैं कि तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा दोस्त डेसम हूँ। उसे देख के उन्हें कुछ कुछ चीजें याद आने लग जाती है जब वो ह्यूमन हुआ करते थे और वो उसे पहचान जाते हैं कि वो उसके ही दोस्त है। इनियो जो होता है इस तरह की चीज देख के खुद भी हैरान था कि ये मॉन्स्टर अभी भी खुद की ह्यूमन ब्रेन को अभी भी सेम रख पा रही है। वो ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश था, पर मिस्टर डेसम के लिए उसे बुरा लगता है कि वो अपने दोस्तों को कभी भी बचा नहीं पाएंगे। मिस्टर डेसम जो होते हैं इनियो की मदद चाहते थे, पर वो उससे पहले खुद इनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने की सोचते हैं और पुरानी बातों को याद करते हुए वो याद करने लग जाते हैं कि पहले के दिन कितने ज्यादा अच्छे हुआ करते थे जब हम बच्चे हुआ करते थे, पर अब हम धीरे धीरे करके बड़े हो चुके हैं। वो उन्हें वापस जाने के लिए कह देता है। अब वो उनकी लाइफ के बीच में कभी भी नहीं आएगा, वो अपनी लाइफ जी सकते हैं। इनियो जो होता है मिस्टर डेसम को चलने के लिए कहता है क्योंकि अब वो अपने दोस्तों से मिल चुके हैं और अब काफी ज्यादा समय भी हो चुका है। अगर वो ज्यादा समय तक यहाँ रहेंगे तो वो मारे जाएंगे। डेसम जो होते हैं वो इनियो की इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश था कि वो उसे यहाँ तक लेके आया था। वो पिजन को आजाद कर देता है और डेसम कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में जल्द ही पहुँच जाएंगे। उसके बाद में वो अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय कहता है और अपने वर्ल्ड में निकल जाता है। न्यूज के अंदर अब हमें दिखाया जाता है मिस्टर डेसम अनाउंस करते हैं कि जितने भी लोग हैं जिन्हें मैगमल कॉन्टिनेंट की वजह से अपने माता पिता या बच्चों को खोना पड़ा या घर खोना पड़ा, हम उन्हें घर देंगे, खाने को खाना देंगे और एक फ्री की पुडिंग फैक्ट्री खोलेंगे। ये बात सुन के न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं आखिरकार पुडिंग फैक्ट्री ही क्यों, जिसपे वो कहता है कि मेरे किसी चाहने वाले को पुडिंग फैक्ट्री काफी ज्यादा पसंद है। यानी कि वो बात कर रहे होते हैं इनियो की। इनियो जो होता है ये न्यूज देख के काफी ज्यादा खुश था, पर जीरो कहती है कि तुम बस 20 दिन में एक ही बार पुडिंग खा सकते हो, मैं तुम्हें ज्यादा पुडिंग भी खाने नहीं दूंगी। जिसके ऊपर इनियो का फेस बन जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है इन दोनों को जो कि मार्केट के अंदर घूम रही होती हैं। घूमते घूमते वो पास की एक दुकान पे देखते हैं, वहाँ पे फ्रूट स्टिक होती है जो कि जीरो खाना चाहती थी, पर हमारा जो इनियो था वो सिर्फ उसे 30 रुपए देता है और कहता है कि तुम इसमें ही वो चीज खा सकती हो। जीरो जो होती है उस शॉप के पास में जाती है और एक स्टिक का प्राइस पूछती है जिसका कि जो प्राइस था वो 40 था, पैसे उसके पास 30 ही थे, वो उसे 30 देती है। दुकानदार कहता है कि मैं बेटा अपना घाटा नहीं करा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी। जिसके ऊपर जीरो कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, जो तुम्हारा नेक्स्ट कस्टमर है वो तुम्हें 10 रुपए फालतू और देगा, बस तुम मुझे ये स्टिक दे दो। उसकी ये बात सुन के दुकानदार खुद भी हैरान था, पर वो देखना चाहता था कि इस लड़की को इतना भरोसा क्यों है। वो उसे वो फ्रूट स्टिक दे देता है। जैसे ही वो उसे वो फ्रूट स्टिक देता है इनियो का भी मन करता है इसे खाने का, इसलिए वो शॉपकीपर के पास जाता है, उसका प्राइस पूछता है। शॉपकीपर उसका प्राइस उसे 50 बताता है, बल्कि जो उसका एक्चुअल प्राइस वो 40 था, पर इनियो को पूरे 50 रुपीज देने पड़ते हैं। दुकानदार का घाटा नहीं होता है और जीरो को भी वो स्टिक मिल जाती है। दूर खड़े कुछ लोग एक लड़की को घेरे हुए थे। उस लड़की का नाम होता है बेलेना स्टारलिया। वो लड़की जो होती है दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि मैगमल कॉन्टिनेंट पे 8 बढ़ जा चुकी है। ये ऑर्फन बच्चों का साथ देती है।
इस बार बेलेना जो होती है यहाँ पे ये अनाउंस करने आई थी कि वो अपने 9th टाइम भी एडवेंचर के लिए जा रही है और इस एडवेंचर से जितने भी रुपए उन्हें मिलेंगे वो उसकी मदद से ऑर्फन्स के लिए और भी न्यू स्कूल्स का जुगाड़ करेंगे जिससे कि वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। वो चाहती है कि जितने भी ऑर्फन लोग हैं वो अपनी एक अच्छी लाइफ जिए। आसपास के लोग जितने भी उसकी स्पीच सुन रहे थे वो रोने लग जाते हैं, उसके लिए वो तालियां बजाते हैं, उसे गॉडेस की तरह प्रेज करते हैं। जिसके ऊपर हमारा इन्यो कहता है कि ये वैसी नहीं है जैसा ये दिखाती है, तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो। जीरो उसकी बात सुन के हैरान थी क्योंकि इन्यो जो होता है किसी भी इस तरह इंसान के ऊपर कोई भी कमेंट पास नहीं करता है। रात के समय अब वो बेलेना के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करती है। उसे बात पता चलती कि बेलेना जितनी बार भी मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर जाती है और पैसे मिलते हैं उसे वो ऑर्फनेज को सपोर्ट करती है और काफी सारे ऑर्फनेज खुद भी चलाती है। ये बात जान के वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इन्यो ने ऐसा क्यों बोला इस लड़की के लिए जो कि ऑर्फनेज रन करती है, जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। जरूर इन्यो ने कुछ सोच समझ के ही ये बात बोली होगी। वो उसकी ऑर्फनेज पे अपने ड्रोन को भेजती है। आसपास के सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं पर दूसरी तरफ एक लड़की काफी ज्यादा उदास बैठी हुई होती है फ्लावर्स के पास में। उस लड़की को देख के जीरो को अपने पास्ट के बारे में याद आने लग जाता है जब वो कभी अकेले खुद भी रहा करती थी। पर दूसरी तरफ बेलेना उसके पास में आती है। बेलेना उसके पास में जाकर के उससे प्यार भरी बातें करने लग जाती है कि वो उदास क्यों बैठी है। वो उसके लिए और भी नए भाई ढूंढेगी और वो ऑर्फनेज को अच्छे से चलाएगी। वो चिंता ना करे। जिसमें वो लड़की खुश होती है कि अगर बेलेना यहाँ पे है तो वो हमेशा ही यहाँ पे रह सकती है। ये चीज देखने के बाद में जीरो एक बात पे श्योर हो जाती है। बेलेना जो है वो एक अच्छी लड़की है। शायद से इन्यो ने इसके बारे में गलत सोचा होगा। जीरो थोड़ी फिक्रमंद हो जाती है कि हाँ ठीक है, बेलेना का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है, वो इतनी गड़बड़ी नहीं करती है। पर 1-2 दिन बाद एक न्यूज के अंदर आर्टिकल छपता है। इन्यो को ये बात पता चलती है कि बेलेना जो है जो कि अपनी टीम के साथ गई थी वो वहाँ पे फंस चुकी है और उसकी आधी से ज्यादा टीम खत्म हो चुकी है। मैग्मल कॉन्टिनेंट से उसे बाहर निकालना होगा। कुछ समय पहले की बात है जब इन्यो छोटा बच्चा था उसे बेलेना शुरुआत में दिखी थी। उसके मास्टर जो होते हैं वो बेलेना को नोटिस करते हैं। बेलेना ज्यादा घबरा नहीं रही होती है मास्टर उसके सामने होने के बावजूद भी, इसलिए मास्टर जो होते हैं नीचे उतरते हैं और उसकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। इन्हें ये देख के हैरान था कि मास्टर उसकी मदद करना चाहते हैं। मास्टर जो होते हैं एक बड़ी सी बुक को क्रिएट करते हैं और उसमें मास्टर को फंसा देते हैं जिससे कि वो एक पेज के समान हो जाता है और मास्टर वहाँ पे मारा जाता है। बेलेना जो होती है मास्टर को ज्वाइन करना चाहती थी पर मास्टर साफ साफ इनकार कर देते हैं और वो इन्यो को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं क्योंकि वो यहाँ पे बेलेना को अपने साथ में ले जा नहीं सकते हैं वरना उनके लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बेलेना जो होती है उन्हें शुक्रिया अदा करती है ये कहते हुए कि उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया, और वो वहाँ से जल्द ही निकल जाएगी। बेलेना आसपास में ही घूमने लग जाती है। कुछ समय के लिए तो इन्यो ने पहली बार लड़की को देखा था इसलिए उसे हैरानी होती है इसे देख के। रात के समय इन्यो जो होता है वापस से बेलेना के पास में जाने के बारे में सोचने लग जाता है। वो अपने मास्टर को पीछे छोड़ देता है, जंगल की तरफ भागने लग जाता है। उसे याद आता है कि बेलेना अभी भी शायद से उसी जगह पे होगी जहाँ पे उसे छोड़ा गया था। वो उस जगह के पास में पहुँच जाता है। उसे पता था बेलेना अभी भी उसी ही क्लिफ के पास है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। वो दृश्य देख के हैरान था। अब हमारा सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। उसे जब पता चलता है कि बेलेना वहीं पे फंस चुकी है तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, पर आसपास में उसके जितने भी डिवोट होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो उससे कहने लग जाते हैं इन्यो से कि तुम्हें उसे जाके बचाना होगा वरना उसके ऑर्फनेज के जितने भी बच्चे हैं वो वापस से अनाथ हो जाएंगे। जिसके ऊपर इन्यो साफ साफ इनकार कर देता है ये कहते हुए वो तुम्हारी गॉडेस है, वो खुद को खुद बचा सकती है। अगर तुमने उसे देवी का स्थान दे रखा है तो वो खुद को बचा लेगी। इसमें मेरा जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जिससे कि लोगों को उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। हर एक आदमी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है ये कहते हुए कि आखिरकार तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें उसे बचाने जाना चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो सभी लोग इसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। इन्यो को तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो साफ साफ इनकार कर देता है उसे बचाने के लिए कहते हुए कि मैं उसे बचाने नहीं वाला हूँ, वो बुरी इंसान है, ये बात मैं जानता हूँ। जिसके ऊपर वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, वो काफी ज्यादा अच्छी है, वो अनाथ बच्चों को पालती है, उनको पढ़ाती है, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। इन्यो कहता है अगर वो तुम्हें इतनी ही ज्यादा अच्छी लगती थी तो क्यों ना तुम ही लोग जाके उसे बचा लो। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें उसके वेयरबाउट्स नहीं पता है। अब जीरो भी बेलेना को बचाने के बारे में इन्यो से बात करने लग जाती है। अब जब जीरो उससे कहती है कि बेलेना को बचाना चाहिए तो वो मान जाता है, पर उससे पहले इन सभी लोगों को बाहर जाना होगा। जीरो उन सभी लोगों को अपनी इस जगह से बाहर की तरफ भेज देती है कहते हुए कि हम बेलेना को बचा लेंगे। वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करती है और इन्हें जो होता है हेलीकॉप्टर में बैठ के मैग्मल के लिए निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी ही जंगल के अंदर एक जगह पे काफी सारे लोग काफी ज्यादा घायल पड़े हुए थे। बेलेना एक मॉन्स्टर से बच रही होती है। उसे देखने के बाद में जीरो जो होती है इनियो को बता देती है कि वो कहाँ पे है। कुछ और भी मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो बेलेना की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए अपनी ब्लैक लाइट का इस्तेमाल करता है और काफी सारी चीजें क्रिएट करते हुए उन्हें खत्म कर देता है। इस प्रकार से उसने आधे से ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया होता है। पर एक मॉन्स्टर जब वो बेलेना से बाकी शुरुआत में मिला था उस समय उसके मास्टर ने भी इसी मॉन्स्टर को मारा था। वो वहाँ पे आ चुका होता है। उसे मारने के लिए उसे काफी ज्यादा ताकत लगेगी, पर वो भी अपने मास्टर जितना ताकतवर नहीं है। वो अपने मास्टर से बहुत पहले पूछा था कि मास्टर आप हर किसी को क्यों बचाते रहते हैं। उसके मास्टर बताते हैं कि मैं किसी अच्छे और बुरे इंसान के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जिसको भी मेरी मदद चाहिए होती है मैं सबको बचाता हूँ। जिसके ऊपर इनियो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर उसके मास्टर कहते हैं जिसकी भी तुम मदद कर सको तुम उसकी मदद करना। ये बात तुम्हें जब पता चलेगी जब तुम काफी ज्यादा बड़े हो जाओगे, जब तुम समझ पाओगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करता हूँ। उसकी बात सुन के वो हैरान था, पर मॉन्स्टर जो था वो काफी सारी लाइटनिंग बीम छोड़ने लग जाता है अपने मुंह से, और वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे और वहाँ से आग भी लगना शुरू हो जाती है उसकी बीम की वजह से। अब जो इनियो होता है वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक एक्स को क्रिएट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर को भगा सके। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि अगर तुम कभी भी लोगों को बचा रहे होते हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अभी तक इन्हें जो होता है अपने मास्टर की उस बात को समझ नहीं पाया होता है। वो मास्टर ताकतवर तो था पर उस पे एक हैवी अटैक करता है जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल के अंदर आग न लग जाए इसलिए वो आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं उन सभी को काट के रख देता है, जिससे कि आग ज्यादा दूर तक ना फैले और वो जितने भी आग लगे हुए पेड़ होते हैं बीच मैदान में गिर जाते हैं। उसने बेलेना को बचा तो लिया होता है, पर जब वो बेलेना के पास में जाती है बेलेना को देख के वो हैरान हो जाती है। वो उस मॉन्स्टर के कॉर्प्स के पास में खड़ी होके उसके ऑर्गन्स को बाहर निकालने लग जाती है। जीरो को देख करके वो कहता है तुम चिंता मत करो, ये लड़की ऐसी ही है। बेलेना कहती है कि मैं इस मॉन्स्टर के ऑर्गन को बेच के ऑर्फनेज के और भी ज्यादा बच्चों को और भी हायर एजुकेशन दे सकती हूँ। मैं और भी ज्यादा ऑर्फन लोगों को अपने ऑर्फनेज में ला सकती हूँ। उसे ऐसा करता हुआ देख के हमारा ये जो होता है कहता है बेलेना हमेशा ऐसे यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी होने वाली है, हमें यहाँ से समय पे निकलना चाहिए। बेलेना कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ये काम बस जल्द से ही खत्म कर लूंगी। इनियो कहता है कि हमारे आसपास मॉन्स्टर्स आ चुके, तुम क्या कर रही हो। बेलेना जो होती है वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से इन सभी के ही ऑर्गन्स लेके जाना चाहती। उसकी ऐसी बात सुन के इनियो खुद भी हैरान था कि ये लड़की आखिरकार क्या करना चाहती है, ये तो पूरी पागल हो चुकी, वो भागने लग जाती है। वहीं जीरो बताती कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा है और ताकतवर भी है। इनियो तुम्हें सही समय पे निकलना होगा, वो लड़की तो पागल है, वो ऐसे ही मारी जाएगी, पर तुम खुद की जान बचाओ। वहीं दूसरी तरफ अब वो लड़की जो होती है वो मॉन्स्टर्स के बीच में फंस चुकी थी। इनियो जो होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो मॉन्स्टर्स अपने साथी को खाने लग जाते हैं। ऑर्फन के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि बेलेना जो होती है वो मर चुकी है। वो अपने 10th एक्सपीडिशन पे गई होती है मैग्मल कॉन्टिनेंट के अंदर। वही ऑर्फन लड़की रो रही होती है पौधों के पास में बैठ करके, इसलिए जीरो अपने रोबोट को वहाँ भेजती है और उससे थोड़ा बहुत प्यार करती है और एक डॉल दे देती है, जिससे कि वो चुप हो जाती है। अगले दिन मार्केट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों घूम रही होती है। वही फ्रूट स्टिक वाला जो शॉपकीपर होता है वो उनको देखता है और उनको अपने पास में बुलाता है और उन्हें एक एक अपनी तरफ से ट्रीट देता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे ही उसे काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। इनियो और जीरो जो होते हैं वो मार्केट घूमने लग जाते हैं। इधर से उधर थोड़ी देर चलने के बाद में हमारा सीन कट होता है, मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर आता है, जहाँ पे कुछ लोग अपनी किस्मत बनाने गए थे। कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी इस जिंदगी से काफी ज्यादा बोर हो चुके होते हैं। पर न्यू कॉन्टिनेंट के ऊपर खतरे भी उतने ही हैं। आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसी जगह पे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस कॉन्टिनेंट के ऊपर आया हुआ था, पर वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो अब मरने वाला था। वो मैग्मल कॉन्टिनेंट की एक जगह में फंसा हुआ था, उसका आधा शरीर जमीन के अंदर घुसा हुआ था। वो डर रहा था कि उसकी मौत कहाँ से आने वाली है। पर तभी जब वो ऊपर देखता है तब एक बहुत बड़ा कार्निवोरस टर्टल उसके ऊपर आ चुका था। वो टर्टल की तरफ जब पीछे मुड़ के देखता ही है उसकी गर्दन चटक जाती है और उस कार्निवोरस के मुंह से राल टपकने लग जाती है। आदमी समझ चुका था
कि अब उसकी मौत पक्का है, वो भी इसी के ही पेट में। पर क्यों ना मैं थोड़ी देर अपनी जिंदगी के बारे में ही एक दो किस्से सुना दूं। उस टर्टल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वो आदमी जो होता है थोड़ी कोशिश करता है इधर से बाहर निकलने की। जब वो नहीं निकल पाता तो वो फ्लैशबैक के अंदर आ जाता है। वो अपनी कहानी बताता है कि सिटी के अंदर उसके पास में एक बहुत बड़ी शॉप थी, जिसके अंदर वो तरह तरह की चीजें रखा करता था जो कि लोगों की मदद आया करती थी। पर उसकी किस्मत जब खराब होती है जब डैन डैन के पास में कुछ ग्राहक आते हैं, कुछ ऐसे ग्राहक जो कि उसकी जिंदगी को इतना ज्यादा बदल देंगे कि उसे मौत भी प्यारी लगने लगेगी। वो लोग और कोई नहीं होते बल्कि इनो और जीरो होते हैं। इनी और जीरो जो होते हैं वो डैन डैन की शॉप में बाप और बेटी बन के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको इस प्रकार डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आसपास की जगहों को देखने लग जाते हैं, तब उन्हें बहुत ही ज्यादा महंगी एक डिश देखने को मिलती है जो कि वो अपने साथ घर ले जाना चाहते थे। इसलिए जीरो पूछती है कि इतनी महंगी चीज अब हम पापा कैसे लेके जाएंगे। तो इनियो कहता है तुम चिंता मत करो, हम इस दुकान के ओल्ड ग्राहक हैं, तो हमें जरूर यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। डैन डैन उन्हें डिस्काउंट तो देना नहीं चाहता था, पर अब उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा उसके इतनी सारी बात कहने के बाद में। पर उतनी ही देर में इनियो जो होता है आसपास से और भी सामान ढूंढने लग जाता है। दुकानदार कहता है इतनी सारी चीजों पे मैं तुम्हें डिस्काउंट कैसे दूंगा, ये वैसे ही काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। जिसके ऊपर इनियो बताता है ये जो ग्रेनेड है ये बिना रिंग के भी फट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूँ, जिसकी की कीमत 4000 थी। ये बात सुनते ही उस दुकानदार का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों चाहिए, तुम तो मेरी दुकान को ही लूट लोगे। इनियो बताता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास ये जो सामान है ये काफी ज्यादा बेकार है, अगर मैं ये नहीं लूंगा तो तुम्हारी दुकान वैसे भी बर्बाद ही होने वाली है। इसकी इस तरह की बातें सुनकर दुकानदार का दिमाग चकरा जाता है। उतनी ही देर में इनियो उस बॉम्ब को फोड़ के दिखाता है जो कि सच में ही बेकार हो चुका था। दुकानदार ये बात सोच के हैरान था कि उसके पास में बेकार चीजें क्या कर रही हैं, पर अब वो इनियो को मना नहीं कर सकता था। इसलिए अब इनियो जो होता है समय समय पे आता और दुकानदार को अलग अलग चीजें बता के वहाँ से काफी ज्यादा डिस्काउंट लेके जाया करता था। इसी वजह से दुकानदार काफी ज्यादा गुस्से में रहता था इन दोनों की वजह से, क्योंकि इनियो जब भी आता जब ही उसकी दुकान को लूट के लेके जाता था। पर वो इस बार सोच लेता है मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ए ग्रेड का माल अपनी दुकान में ला के रखता है और कहता है इस बार शिकायत का कोई मौका ही नहीं दूंगा। इसलिए अब इनियो को दिखाया जाता है वो अच्छा सामान चुन लेता है और दुकानदार को लग रहा होता है अभी वो डिस्काउंट मांगेगा, पर इस बार मैं साफ साफ इनकार कर दूंगा। बट इनियो जो होता है अपना सारा सामान बास्केट में लाके सामने रख देता है और इसकी पेमेंट पूछता है, जिसपे वो बताता है कि इसका टोटल अमाउंट होता है 50,000 रुपए। उसकी ये बात सुनते ही इनियो को हैरान नहीं होता और वो उसे पूरे 50,000 रुपए के लिए अपना कार्ड दे देता है। भाई दुकानदार को लग रहा था कि ये इस बार डिस्काउंट मांगेगा, वो उसने कैमरे भी लगा के रखे हुए थे, पर वो उसे जब अपना कार्ड देता है ये देख के वो हैरान था कि आखिरकार ये क्या हुआ। मैंने तो सोचा था ये डिस्काउंट मांगेगा, पर ये तो डिस्काउंट मांग ही नहीं रहा है, मेरी इतनी मेहनत क्यों फालतू में बेकार गई। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था, पर ये चीज उसे अच्छी लगती है कि अब इनियो जो है उससे कभी डिस्काउंट नहीं मांगेगा। इसलिए वो उसके कार्ड से पेमेंट ले लेता है। बाहर जाते हुए उस दुकानदार की शॉप का जो बोर्ड होता है वो गलती से जीरो के ऊपर गिरने वाला था। जीरो अपने पास से एक टोमेटो केचप बाहर निकालती है और खुद के सर पे खुद ही फोड़ लेती है, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे कि उसके सर से खून निकल रहा है। उस बोर्ड की वजह से वो मारी गई है। बाप बेटी एक दूसरे से अलविदा करते हुए दिखाई देते हैं। आसपास के लोग ये देख के हैरान थे। इनियो अब उससे डिस्काउंट मांगता है और दुकानदार को डिस्काउंट देना पड़ता है। दुकानदार सोच लेता है अब मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि जाते जाते जीरो जो होती है स्माइल करते हुए जाती है। वो मरी नहीं थी, ये सिर्फ एक नाटक था, थोड़ा सा डिस्काउंट लेने के लिए। दुकानदार उदास हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर जाके रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यहाँ पे मरने से अच्छा है कि मैं उस नए कॉन्टिनेंट के ऊपर मरना पसंद करूंगा। इसलिए वो अपनी दुकान को रातों ही रात में बेच देता है और काफी सारे रुपए जो है वो इकट्ठे कर लेता है अपने न्यू कॉन्टिनेंट में जाने के लिए। डैन डैन जो होता है वो एक रिक्शा खरीद लेता है जिससे कि वो न्यू कॉन्टिनेंट में जाने वाला होता है। वो कहता है ये जर्नी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी, मैं यहाँ से न्यू कॉन्टिनेंट में न्यू लाइफ शुरू करूंगा। पर उसे ये बात नहीं पता थी वो जिस कॉन्टिनेंट में जा रहा है जाने से ही पहले उसकी राइड रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इनियो और जीरो आ चुके होते हैं। वो कहते हैं डैन डैन तुम कहाँ जा रहे हो। डैन डैन बताता है वो न्यू कॉन्टिनेंट जा रहा है, इसलिए वो दोनों भी उसके साथ जाना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनकर डैन डैन कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो अपनी गाड़ी को शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे करके आगे जाने लग जाता है और बातों ही बातों में उन्हें बताता है कि मेरा नुकसान काफी ज्यादा हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इनियो कहता है कि कोई बात नहीं तुम जा सकते हो, हम भी बस तुम्हारे साथ चलने वाले हैं।
वहीं पे हमें रेड लाइट को दिखाया जाता है, वो अपनी गाड़ी को रोक लेता है। उसे अपने बचपन की याद आती है कि बचपन में वो कैसे जब छोटा बच्चा था वो गाड़ी को फुल तेज स्पीड में चलाया करता था। इसलिए इनियो कहता है तुम इस गाड़ी को भी तेज स्पीड में चला सकते हो, जब ये रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो चलाता है, पर दूसरी तरफ इनियो जो होता है वो ब्रेक्स को काट देता है। उतनी ही देर में वो उतर भी जाते हैं। अब रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैन जो था गाड़ी को फुल तेज स्पीड में आगे की तरफ लेके जाता है। चलते चलते उसे पता नहीं था कि इनियो और जीरो उतर चुके हैं। वो उन्हें पीछे ना देख के हैरान तो होता है, पर जब वो आगे चलने लग जाता है तब एक और ट्रैफिक लाइट पर रेड लाइट हो जाती है, पर उसके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। वो डर जाता है, उसकी गाड़ी काफी तेज स्पीड में थी। सामने एक ट्रक आने लग जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने रिक्शा को बचाता है, पर उसकी वजह से उस ट्रक वाले को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो। वहीं पे डैन कहता है उन लोगों ने वापस से मुझे बेवकूफ बना दिया, वो मुझे उस न्यू कॉन्टिनेंट पे क्यों नहीं जाने दे रहे। और वो एक खाई में गिर जाता है, पर पानी के अंदर इनियो जो होता है वो डैन को बचा लेता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों मरने गए थे, तुम्हें न्यू कॉन्टिनेंट पे नहीं जाना है क्या। पर डैन अब सोचने लग जाता है मैं अगर रोड से नहीं जा सकता हूँ तो मैं पानी से जाके रहूंगा, पर न्यू कॉन्टिनेंट जाऊंगा। वो सारे पैसे से एक छोटी सी बोट खरीद लेता है। उस बोट से जैसे ही वो जाने वाला था वहाँ पे देखता है कि इनियो और जीरो भी आ चुके थे। उन दोनों को अपने पीछे देख के वो और भी ज्यादा घबरा जाता है कि अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। इनियो बताता है कि जितने भी ग्रेनेड हैं और गन्स हैं इन सभी के फॉर्मूलाज में देख लेता हूँ और इनको मैं अपनी मैजिक पावर की मदद से क्रिएट कर सकता हूँ, पर जब से तुमने अपनी दुकान बंद की है मैं अब न्यू चीजें नहीं बना पा रहा हूँ। मुझे डेमो दिखाता है ग्रेनेड को बना करके। उसी ही जगह पे वो ग्रेनेड को दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान होती तो मैं वहाँ पे रोज आता और सामान खरीदता, पर तुमने क्या किया, दुकान बंद कर दी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जा पाओगे न्यू कॉन्टिनेंट में। अब वो वहाँ पे आइसक्रीम खाने लग जाते हैं और उस ग्रेनेड को बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तुम्हारे ये बहुत काम आएगा। वो रिंग को खींच लेते हैं और ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देते हैं। अब वहीं पे दूसरी तरफ डैन जो होता है उस बम को फेंकता है, पर उसका निशाना गलत था। जहाज के अंदर ही वो ग्रेनेड फट जाता है। बड़ी मुश्किल से डैन जो होता है उस जहाज पे से कूद के खुद की जान बचा पाता है, पर इस बार उसके सारे पैसे खाक में मिल चुके थे। उस बोट के साथ वो पानी में डूब चुके थे। वहीं डैन की नजर आसमान में जाती है। अब वो सोचता है कि अगर मैं रोड से नहीं जा सकता, पानी से नहीं जा सकता, तो मैं उड़ के जाऊंगा। वो अगले दिन एक ग्लाइडर लेता है। ग्लाइडर की मदद से वो उड़ के अपने न्यू कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाला था। एक बड़े से पहाड़ के ऊपर से वो बड़ी ही तेजी से भागता है। उस ग्लाइडर की मदद से वो हवा के अंदर उड़ तो जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार वो मैग्मल जो कि न्यू कॉन्टिनेंट है वो किस तरफ है। उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर थी। अब वो हवा के अंदर काफी ऊपर आ चुका था और इधर से उधर अपना ग्लाइडर भी नहीं मोड़ पा रहा होता है। उसे डर लगने लग जाता है कि अब आखिरकार वो क्या करेगा। वो सीधा उड़ता जा रहा होता है, पर वहीं पे इनियो आ जाता है। इनियो को देख के वो वापस से डर जाता है कि आखिरकार ये लड़का मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। इनियो एक फैन की मदद से उसकी दिशा मोड़ देता है। वो आसमान के अंदर काफी उड़ चुका था, पर एक ट्रक से टकराते टकराते वो बच जाता है। अब वो सामने जाके देखता है कि हवा की वजह से उसका रुख बदल चुका था और उसका जो ग्लाइडर था वो एक सुअर की गाड़ी में आके रुकता है। और उसी बात पता चलती है उसके ड्राइवर से कि ये लोग मैग्मल कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हैं। अब डैन काफी ज्यादा रोता है क्योंकि वो न्यू कॉन्टिनेंट में जा रहा है तो वो सुअर के साथ क्यों जा रहा है। उसे काफी ज्यादा रोना आता है अपनी किस्मत के ऊपर, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वो यहाँ पे फंस चुका है। अब वहीं पे वो टर्टल जो होता है उसे खाने वाला था, पर इतनी ही देर में वो रुक जाता है। इनियो सही समय पे आके उसे बचा लेता है। डैन काफी ज्यादा खुश था और वो उसे अपना दोस्त बताता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। इनियो भी काफी ज्यादा खुश होता है। डैन कहता है कि मैं जाके वापस से दुकान खोलूंगा और तुम वहाँ पे आ सकते हो। इनियो उसकी दुकान से काफी सारा सामान भी खरीदता है। इसी प्रकार इनियो की लाइफ सही चल रही थी। टीवी पे कैट का शो आ रहा था। वहीं पे उसे याद आने लग जाती है अपने मास्टर के बारे में जिसके की व्हाइट हेयर होते हैं। वहीं पे जीरो जो होती है कैट को काफी ज्यादा प्यारी बताती है और खुद भी एक कैट अडॉप्ट करने के बारे में सोचती है। वो इसके ऊपर इनियो से उसकी राय जानती है, जिसके ऊपर इनियो कहता है मुझे कैट पसंद नहीं है, जिसपे जीरो कहती है कि आखिरकार किसी इंसान को कैट क्यों नहीं पसंद है, कैट तो कितनी ज्यादा प्यारी होती है। वहीं पे वो बताती है क्योंकि जो उसकी जो कैप है उसके ऊपर भी एक कैट बनी हुई है, आखिरकार उसे कैट क्यों नहीं पसंद है। जिसके ऊपर इनियो बताता है जो भी तुम सोच रही हो वो गलत फहमी है। ये जो कैट होती है ये काफी ज्यादा डरावनी है। कोई भी जानवर
जो कि यहाँ पे है वो कोई इतना प्यारा नहीं है, हर एक जानवर काफी ज्यादा डरावना है। उसकी ये बात सुनकर जीरो काफी ज्यादा हैरान होती है और पूछती है उसकी कैप पे फिर ये कैट का फेस क्या कर रहा है, जिसपे वो उसे बताता है कि कैट का फेस नहीं है, ये मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर रहने वाले एक मॉन्स्टर का फेस है। उसकी ये बात सुन के जीरो काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार इनियो ये सब क्या बोल रहा है। वो पूरी बात जानना चाहती थी, जो भी इसके पीछे का लोर है वो ये सारी चीजें जानना चाहती है और इनियो उसे छुपाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस जीरो जो है उसकी बड़ी खास दोस्त है। अगर वो उससे कोई बात छिपाएगा और जीरो को बाद में पता लगेगा तो वो बुरा मान जाएगी। वो उसे बताता है कि ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब वो अपने मास्टर के साथ में रहा करता था। ये बात सुन के जीरो हैरान थी। वहीं वो कहानी को कंटिन्यू रखता है। उसके मास्टर जो है वो अकेले रहा करते थे, पर उनकी भी एक फैमिली थी, पर मास्टर की फैमिली उनकी किसी गलती की वजह से मारी गई थी। अभी इनो जो होता है, इनो वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या आप उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे कि अपनी फैमिली को बचा सको, जिसके ऊपर उसके मास्टर बताते हैं कि बात ऐसी नहीं है, वो ताकतवर तो था पर उसकी गलती की वजह से उसकी फैमिली पूरी मारी गई थी। बट अब वो चाहता नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट को भी इस प्रकार से खो दे, इसलिए वो उसकी काफी ज्यादा केयर करता है। इन्हें ये सारी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके मास्टर जो थे रात के समय काफी ज्यादा भावुक हो चुके थे, पर उसके मास्टर कहते हैं कि इन्यो तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा अगर तुम अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखना चाहते हो इस दुनिया के अंदर। इन्यो कहता है कि मास्टर अभी तो आप इस दुनिया के अंदर ताकतवर होगे, जिसके ऊपर उसके मास्टर बताते हैं कि हाँ मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। अगले दिन इन्यो जब एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, उस दौरान वो चाकू लाना भूल जाता है। इसी वजह से उसके मास्टर को बीच में आना पड़ता है और जैसे ही वो बीच में आते हैं वो उस मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक में खत्म कर देते हैं। इन्यो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मास्टर जो होते हैं कभी भी उसे इन्यो चाहता था कि उसके मास्टर उस पे थोड़ा भरोसा दिखाए और उसकी पावर्स पे बिलीव करे और उसे मॉन्स्टर को अकेले हंट करने दे, बट शायद से उसका मास्टर ये नहीं चाहता। वो कहते हैं कि मैं अपने आप देख लूंगा कि कब तुम्हें मॉन्स्टर को हंट करना है, और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन इन्यो जो था गुस्से गुस्से में जंगल के अंदर जाने लग जाता है। मैग्मल कॉन्टिनेंट के अंदर चलते चलते उसे इंसानों की लाश दिखाई पड़ती है। सभी इंसान एक एक करके मरे हुए पड़े थे, लाशों का ढेर था। उसी दौरान उसे वहाँ पे एक इंसान के पास में एक ऐसा जानवर दिखाई पड़ता है जो कि मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है। देखने में तो वो बिल्ली की तरह था। वो उसे काफी ज्यादा क्यूट लगता है, इसलिए वो उसे खुद के साथ घर पे ले जाने के बारे में सोचता है। उसकी तरफ वो हाथ बढ़ाता है, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले भी आता है। इसी प्रकार वहाँ पे मास्टर को भी इस मॉन्स्टर पेट के बारे में पता चल जाता है, बट वो इनियो को रोकता नहीं है। इनियो के साथ में उस मॉन्स्टर पेट के साथ काफी दिन वो बिताने लग जाता है और अब वो उसका नाम टोटा रखता है। टोटा के साथ उसे बिताते हुए काफी सारे दिन बीत जाते हैं। मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं क्यों ना तुम टोटा के लिए कुछ गिफ्ट्स भी बना लो। इनियो जो होता है वो अब टोटा के साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग चुका था। मास्टर भी उसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उसे भी कंपेनियन की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी तरफ वो अब एक किटन जैसा बैच बनाने लग जाता है। उसी दौरान इनियो का खून उसके हाथ से निकलने लग जाता है। वो खून किचन बैच पे गिरता है, इसलिए मास्टर उस खून को अपने जूते से ढक देते हैं, जिससे कि वो जो पेट है उस खून को सूंघ न सके। ऐसा होते हुए दिखाया जाता है। उसी के ही बाद में मास्टर जो होते हैं इनियो को और भी ज्यादा बैच बनाने के लिए कहते हैं, और वो खुद बाद में नाइफ लेके खुद भी काफी सारे बैच बनाते हैं। 2 बैच जो होते हैं वो एक कैप के ऊपर लगाते हैं। एक बैच को वो टोटा को पहना देते हैं, एक बैच वो खुद रख लेते हैं, और 2 बैच जो होते हैं कैप के साथ में इनियो को गिफ्ट में दे देते हैं। 3 बैच का इस्तेमाल हो चुका था, चौथे बैच को वो अपने केप पे लगा लेते हैं, जो कि नेक के पास में रखते हैं। ये चीज देख के इनियो भी काफी ज्यादा खुश था कि उसके मास्टर ने उसकी दी हुई चीज लगाई। वहीं पे जीरो पूछती है फिर आगे क्या हुआ? अभी तुम्हारी कैप पे 3 जो है ये बैच मेरे को देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर इन्हें बताता है मैं बस तुम कहानी सुनती जाओ। जीरो बताता है काफी दिन हमारे अच्छे बीतते हैं। मैंने टोटा को काफी सारी ऐसी चीजें सिखाई थी जो कि हर कोई अपने पेट को सिखाता है। स्टिक को पकड़ना, कमांड को मारना, इधर से उधर कूदना, पानी के अंदर तैरना, यहाँ तक कि मैंने उसे खाना खाना भी सिखाया था। टोटा के साथ में उसके दिन काफी ज्यादा अच्छे बीत रहे होते हैं, क्योंकि मास्टर के अलावा उसे अब एक और साथी मिल चुका होता है। टोटा को काफी सारी चीजें सिखा भी चुका होता है। टोटा उसके अब हर एक बात मानने लग चुका था, और वो साथ में भी कई बार हंट पे भी जाया करते थे। इसी प्रकार एक दिन जब वो जंगल के अंदर खेल रहे होते हैं, वहाँ पे हमें टोटा को दिखाया जाता है। वो जंगल के अंदर काफी आ चुका था,
मास्टर जो होते हैं उनका पीछा कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या कर रहे हैं छिप करके। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि इनियो जो होता है वो एक इंसान को देखता है। इनियो जो होता है उस इंसान को जाके बचाने की कोशिश करता है, पर वो एक ट्रैप में फंस चुका था। उस ट्रैप के पास में अब टोटा जाने लग जाता है। इनियो पूछता है कि आखिरकार तुम इधर आके कैसे फंस गए हो, जिसमें वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बस तुम मुझे आजाद कर दो, मैं इस ट्रैप में काफी देर से फंसा हुआ हूँ। इनियो को ये बात पता थी, मैग्मल कॉन्टिनेंट के ऊपर जो कोई भी आता है वो यहाँ पे हंट के लिए आता है, इसलिए वो उसकी ही पास में रखे हुए बैग को देखने लग जाता है। कहीं उसके अंदर ये किसी तरह के एनिमल को तो लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एनिमल ट्रैफिकिंग होती है। वो नहीं चाहता है कि यहाँ के मॉन्स्टर पेट को इतना ज्यादा नुकसान हो। वो एक बर्ड को देखता है जो कि रेयर थी, वो उसे आजाद कर देता है। उस इंसान को गुस्सा आता है और वो गन से उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और उसे मारने की धमकी देता है अगर वो उसे आजाद नहीं करेगा तो। वहीं दूसरी तरफ टोटा जो होता है उसके ब्लड को लिक कर लेता है। इन्हें जो होता है कहता है, तुम मेरे गन से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुमने अगर पेट को चुराने की कोशिश की थी तो तुम्हें इसका हिसाब यहीं पे ऐसे ही चुकता करना पड़ेगा। पर टोटा एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उस इंसान को अपने हाथ की वजह से ही फेंक देता है। ये सारी चीजें जो होती है इन्हें सुन रही होती है। इन्हें काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार टोटा एकदम से ही मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, और वो पूरी कहानी जानना चाहती थी। अब वो इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है। इन्हें जो होता है उसे बताने लग जाता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वहाँ के, वो मॉन्स्टर ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो सभी एक मॉन्स्टर है, वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, हमें उन्हें खत्म ही करना होगा। इनियो कंटिन्यू रखता है अपनी कहानी को। जैसे ही टोटा उस पर अटैक करने वाला था, मास्टर ने उसे बचा लिया होता है। मास्टर कहते हैं जैसे ही किसी का भी ब्लड लीक करते हैं तब वो उसकी आदी हो जाते हैं, इसी वजह से ही मैंने तुम्हें रोका था, पर कोई बात नहीं, अब हमें यहाँ पे एक फैसला करना होगा, हमें इसे मारना पड़ेगा। अब वहाँ पे इनियो चाहता तो नहीं था कि मास्टर इसे खत्म करे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इनियो के मास्टर जो होते हैं अपनी पावर की मदद से एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेते हैं और उसे खत्म करने के लिए जाने लग जाते हैं। बट उससे पहले ही इनियो उसे रोक देता है, कहते हुए कि मास्टर, टोटा मेरा पेट है, मैं ही इसे खत्म करूंगा क्योंकि मेरी ही वजह से ये ऐसा हुआ है। इसलिए वो खुद आगे जाता है उससे फाइट करने के लिए स्वॉर्ड की मदद से। वो एक दो बार तो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, बट टोटा को अटैक को बार बार डॉज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो दूर जाके गिरता है, बट वो वापस से खड़ा हो उठता है और वो वापस से उसके पास में जाता है, अपने स्वॉर्ड को दूर फेंकता है। जैसे ही वो ऊपर से नीचे आती है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर टोटा वापस उसे दूर फेंक देता है। टोटा अब उसके नजदीक आने लग जाता है। इनियो को याद आता है कि कैसे जब टोटा छोटा था कितना ज्यादा क्यूट था, बट अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वो वापस से स्वॉर्ड को क्रिएट करता है अपने हाथ के अंदर, उसके अटैक से थोड़ा दूर हटता है और कहता है टोटा मैं इधर हूँ, और वो जैसे उसके पास आता है वो उसके गले को काट के रख देता है अपनी स्वॉर्ड की वजह से। इस प्रकार उसने टोटा को बड़े ही आसानी से हरा दिया होता है, जो कि उसका एक साथी था। अब वो मर चुका होता है। मास्टर के साथ में मिलके अब इनियो जो होता है उसके लिए ग्रेवयार्ड बनाता है और उसे अलविदा कर देता है। उसकी लाइफ का एक अच्छा साथी उसके ही हाथों मारा गया। मास्टर जो होते हैं उसके लॉकेट को बाहर निकाल के उसके कैप के ऊपर लगा देते हैं। इनियो जैसे ही अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेता है, जीरो को इनियो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ के अंदर पता नहीं क्या क्या देखा है। बट इनियो कहता है कोई बात नहीं, वो टाइम गया, अब जीरो तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, मुझे अब अच्छा लगता है। उसकी इस तरह की बात सुन के अब जीरो को भी काफी ज्यादा खुशी मिलती है कि इनियो जो है उसे भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है, और अब वो कैट लाने के बारे में सोचे की भी नहीं कुछ दिनों तक के लिए। उसी दौरान उनके घर के वापस से कोई डोरबेल बजा देता है। अब वो उसे पिक करने जाती है। एक लड़की अपने पेट को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने आई थी और वो रोने लग जाती है। उसका पेट एक डॉग होता है। वो कहती है ये तो मेरा डॉग है। शुरुआत में उन्हें वो बिल्ली लग रही थी जिस प्रकार से उसकी पेंटिंग है, बट अगर वो डॉग है तो वो उसे जरूर बचा लेंगे। ये बात सुनकर लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जीरो भी वादा करती है कि हम तुम्हारे डॉग पेट को बाहर वापस ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। ये बात सुन के लड़की और भी ज्यादा खुश होती है। यहाँ से अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें खुले आसमान को दिखाया जाता है। खुले आसमान के अंदर एक हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा होता है, जिसके अंदर ओवन होता है और एमिलिया होती है। वो दोनों ऑक्टागन एरिया के अंदर आए हुए होते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पे काफी सारी न्यूज ये मिली हुई होती है कि यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट जाते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो इस गद्दी को सुलझाने के लिए आए हुए होते हैं, इस सीक्रेट को रिवील करने की यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। ओवन तो यहाँ नहीं जाना चाहता था,
बट एमिलिया जाना चाहती थी, इसलिए उसे भी जाना पड़ता है। वो यहाँ पे अपनी रिसर्च आगे बढ़ाएंगे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर। कुछ समय तक जब वो उस एरिया के अंदर टहल रहे होते हैं, अभी तक उनके ग्राफ के ऊपर तो कुछ भी ऐसी मुसीबत वाले साइन नहीं आए होते हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। उनके पास में उनकी एक पूरी टीम भी होती है जो कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तैयार रहती है। काफी सारे फ्रॉग्स जो है पानी के अंदर से बाहर निकलते हैं और बड़ी बड़ी ईंटों को उनकी तरफ फेंकने लग जाती हैं। ये ईंटें अभी नंबर्स में कम होती हैं। ये बात जैसे ही उनके एयरक्राफ्ट को पता चलती है तब वो उन्हें तोड़ने लग जाते हैं, जिससे कि वो अपने एयरक्राफ्ट को बड़े ही आसानी से बचा लेते हैं। बट जैसे जैसे वो फ्रॉग्स और भी ज्यादा आते जाते हैं, वो स्टोन्स के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। एकदम से ही एक लंबा सा हाथ उनके एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ये दृश्य तो देख के एमिली और बाकी के लोग सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। एक छोटा सा लड़का जो कि इसी ही कॉन्टिनेंट का रहने वाला है, उसने उसे पकड़ लिया होता है। उनका एयरक्राफ्ट जो है जमीन पे जाके टकरा जाता है। सारे फ्रॉग्स जो होते हैं वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और पानी में जाने लगते हैं। उस लड़के की डरावनी हंसी हमें दिखाई जाती है। दूसरी तरफ एमिलिया के फादर जो होते हैं वो इनियो के पास जा रहे होते हैं। अब इनियो जो था वो तो जीरो के साथ में मार्शमैलो खा रहा होता है। मार्शमैलो इन दोनों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो रोजाना के तौर पे इसे खाने के बारे में सोचते हैं। पर दूसरी तरफ अब वहाँ पे एमिलिया के फादर बीच में ही आ जाते हैं। इन दोनों का अच्छा चल रहा लंच वो काफी ज्यादा बेकार कर देते हैं। वो जैसे ही यहाँ पे आते हैं वो बात करते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इनियो के पास जाते हैं। इनियो, मेरी बेटी वापस से एक जगह फंस चुकी है, तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इनियो साफ साफ इनकार कर देता है कि आखिरकार मैं वापस से क्यों जाऊँ, जिससे वो बताता है ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कोई भी एयरक्राफ्ट वहाँ पे जाता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनियो तो अभी भी जाने से साफ साफ इनकार कर रहा होता है। बट इस बार हमारे जो एमिली के फादर होते वो कहते हैं